हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के विषय में और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इन सब विषयों के विषय में विस्तार से जाना और साथ ही साथ यह भी जाना हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग क्या है, जिसके अंतर्गत यह जाना कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती हैं एक दूसरे की, और साथ ही साथ जो हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय घर बनते थे, जो घर में जो खिड़कियाँ लगती थी, खिड़कियाँ मुख्य दरवाजे यानी सड़कें को न खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन इसका जो अपवाद है लोथल है। लोथल में क्या होता है, वहाँ जो सड़क के पास मुख्य द्वार के पास ही खिड़कियाँ खुलती हैं। आज इसी के क्रम में हड़प्पा सभ्यता के हम स्थलों के विषय में जानेंगे। जैसे स्थलों के विषय में जानने से पहले हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा की जो है इसके विषय में कई जैसे भ्रांतियाँ प्रचलित है। भ्रांतियाँ इस प्रकार से प्रचलित है कि हड़प्पा में कहा जाता है कि कई प्रकार के जादू टोने होते थे, और यह भी पता लगता है कि यह एक अर्ध औद्योगिक नगर था। क्योंकि अर्ध औद्योगिक नगर यह था इसलिए था क्योंकि वहाँ एक बड़ा तबका हड़प्पा में क्या था, उद्योगों के काम में लिपटा हुआ था। और जैसे व्यापारी लोग थे व्यापार करते थे, विद्वान लोग विद्या का कार्य करते थे, और श्रमिक अपना श्रम दान करते थे। ये सब कार्य वहाँ जैसे कि निर्धारित है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। और स्टुअर्ट पिगट ने भी कहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो साम्राज्यों की विशाल राजधानी है, यानी दो साम्राज्य की विशाल राजधानी है। जो हड़प्पा की अवस्थिति है या इसका जो लोकेशन आप देखेंगे, ये है पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उसी पंजाब प्रांत का एक ज़िला है मोंटगोमरी ज़िला। मोंटगोमरी ज़िला के पास जो स्थित है, ये स्थित है रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। इसके जो खोज करता है दयाराम साहनी है, जो 1921 में, यानी कि जो उस समय के पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी, उसी के अंतर्गत यह अवशेष प्राप्त हुआ था। यानी अवशेषों के अंतर्गत देखेंगे कब्रिस्तान 837 जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग दफनाते थे मृतकों को। जैसे कि कोई व्यक्ति जब मर जाता था उसको दफनाया जाता था। जैसे कि इस्लाम में है कि कोई व्यक्ति मर जाता है उसको दफनाते हैं, लेकिन हिंदुओं में है दाह संस्कार करते हैं, दफनाते नहीं हैं, यानी मरने के बाद उसको जलाते हैं। लेकिन जो कब्रिस्तान 837 मिलने से यह प्रमाणित हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के वासी जो उनके यहाँ जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे दफनाते थे। और सवाधान पेटिका भी है, जानते हैं सवाधान पेट के ताबूत, जैसे जैसे ऐसे थोड़ा दफनाया जाता था, ताबूत में रखा जाता था। ताबूत आप जैसे क्रिश्चियन वाले देखेंगे, और साथ ही साथ और इस्लाम के देखेंगे कब्रिस्तान में ताबूत में लिया जाता है, उनको बंद करके ताबूत में कील गाड़ दिया जाता है। आप क्रिश्चियन वाले में देखेंगे ताबूत में कील गाड़ के एकदम बढ़िया से पैक करके उनको दफनाते हैं। कभी और शंख का बना बैल भी मिल रहा है, यानी कि अब सोचिए वहाँ पर शंख का जो बैल मिल रहा, शंख से बनाया जा रहा है, शंख से बैल बनाया जा रहा है, इतने भरपूर। और उर्वरता की देवी एक स्त्री है, उसके पेट से, उसके नाभि से पौधा निकला हुआ दिखाया जा रहा है। उर्वरता की देवी को संकेत कर रहा है कि अगर जो पौधा निकल रहा है उसकी पूजा करिए। साथ ही गेहूँ और जौ के दाने का भी साक्ष्य है, यानी हड़प्पा के वासी जो हैं गेहूँ का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते, क्योंकि ऐसा साक्ष्य मिलता है। और इसके अलावा अन्नागार, अब जैसे गेहूँ और जौ तो पैदावारी हो गई है खूब ढेर, अब उसको भविष्य में खाने के लिए अधिशेष रखते थे। अन्नागार मिला है, अन्न बफर स्टॉक, जिसे कोल्ड स्टोर नहीं होता है, आलू रखते हैं पैक करके, वैसे ही अन्नागार था उनके पास था, उसमें अपना गेहूँ जौ हड़प्पा वासी अपना रख देते थे। अन्नागार बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है।
यानी जैसे भारत सरकार के पास अपना खुद का बफर स्टॉक रहता है जिसका नियंत्रण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, तो उसी की देख रेख में भारत सरकार गेहूं चावल को अपने पास रखती है बफर स्टॉक में, क्योंकि बफर स्टॉक में ऐसी सुविधाएं मिलती है जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़े, फसल जैसे कि जो अनाज रखे गए हैं वो सड़े ना और चूहा हुआ ना खाएं और उसमें घुन उन ना लग जाए, इन सबसे सुरक्षा रहता है। इसी प्रकार यहाँ भी अन्नागार में यही सब सुविधाएं थी, गेहूं और जौ के दाने रखे जाते थे। और स्वास्तिक चिन्ह का भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, अब सोचिए हड़प्पा वासी जो थे अपने स्वास्तिक चिन्ह भी लगा। स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं? स्वास्तिक चिन्ह ऐसे जो होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह, ऐसा वाला स्वास्तिक चिन्ह आप देखे होंगे, किसी की नया घर बना रहता है, जब शुभ और लाभ लिखा रहता है स्वास्तिक चिन्ह भी बना रहता है। हड़प्पा वासी के यहाँ स्वास्तिक, हड़प्पा जो वासी थे वो अपने घरों पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाते थे। साथ ही साथ चक्र का भी साक्ष्य मिला है, चक्र का भी साक्ष्य मिला है, और सीपी का पैमाने का भी साक्ष्य मिला है वहाँ से। सीपी जानते हैं? जो समुद्र से प्राप्त होता है, जिसकी मोती निकाली जाती है सीपी से, उसका भी पैमाने का साक्ष्य मिला है। फिर आ जाते और अब जाते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो विषय में, मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है मौत का टीला। इसकी खोज हुई थी 1922 में। खोज करता है राखल दास बनर्जी जी, और ये पड़ता है सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। पाकिस्तान में है लरकाना ज़िला सिंध प्रांत का, वहीं पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी खोज है किए हैं। जो मोहनजोदड़ो है आप उसको ध्यान से देखेंगे, वहाँ राजतंत्रात्मक शासन न होकर के जनतंत्रात्मक शासन था। यानी जो शासन की पद्धतियाँ थी जनतंत्रात्मक थी, लोग जो है स्वयं में राजा थे। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, जनतंत्रात्मक शासन है, यानी कि हम ही सभी चुन के यानी कि भेजते हैं पार्लियामेंट में। यानी वहाँ भी हड़प्पा सभ्यता में भी यही जनतंत्रात्मक था। यानी कि में मोहनजोदड़ो में यानी कि लोग क्या करते थे, स्वयं ही मालिक थे, लोग ही स्वयं ही चुनते थे, जनतंत्रात्मक था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ये मध्यम वर्गीयों का जनतंत्रात्मक था। देखिए राजतंत्रात्मक क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक ही व्यक्ति के अंदर ही हित, वही व्यक्ति न्याय कर रहा है, वही कानून बना रहा है। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था, वहाँ जनतंत्रात्मक था। वहाँ जो था शक्तियों का पृथक्करण था, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का। और जो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले स्नानागार मोहनजोदड़ो से। स्नानागार जानते हैं? जिसे बोलते हैं स्विमिंग पूल, अपने यहाँ जो बोलते हैं स्विमिंग पूल रहता है उसमें नहाते हैं, तो स्नानागार, वहाँ स्नानागार था, बृहद स्नानागार था, बड़े स्तर पर वहाँ लोग स्नान करते थे। जो मोहनजोदड़ो रहने वाले लोग थे बढ़िया से नहाते थे गर्मियों के मौसम में, और साथ ही साथ उसी पानी का उपयोग वह खेत की सिंचाई के लिए भी कर लेते थे। उनके पास वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम भी अच्छा था। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि हड़प्पा वासी जो थी पूजा करते थे, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे प्रमाणित होता है यह है कि मोहनजोदड़ो जो था मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इसका प्रमाण यहाँ की मूर्ति मिल रही है, लोग मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं। एक कांसे की नर्तकी मिल रही है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मतलब कांसा, कांसा जानते किसको बोलते हैं? लोहा नहीं, कांसा बोलते हैं कि तांबा प्लस टिन 9, अगर तांबा 9 है तो टिन 1 अनुपात है, 9:1 में। तो कांसे की नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मतलब नचनिया, कांसे की जो मूर्ति, अब समझे मोहनजोदड़ो में लोग मनोरंजन के लिए बढ़िया से जैसे अपने यहाँ नौटंकी कराते, वो भी भैया नाच नोचने वाले उनके यहाँ भी व्यवस्था रही होगी, तभी कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। जो नर्तकी मूर्ति मिली है ये बनी है लोस्ट वैक्स मेथड से, द्रव्य मोम विधि से। यानी जो मूर्ति ऐसे थोड़ा बनाया गया, जैसे कि आप बताइए, जैसे आप गुझिया बनाते हैं घर पर किसी पर्व त्यौहार पर, तो उसका सांचा रहता है, उसी प्रकार ये द्रव्य मोम विधि से बनाई गई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, यानी पशुपतिनाथ भगवान शिव से इंगित करता है। वहाँ आप सिक्के देखेंगे, सिक्के पे पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकन हुआ है। तो ये शंकर भगवान पूजा करते थे। ये मतलब कि
ईश्वर की प्रति भी श्रद्धा थी। ये सूती कपड़ा पहनते थे। सूती मतलब कि कॉटन के कपड़े पहनते थे। अगर भाई कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कपास वपास अच्छे मात्रा में हो रहा है। तो एक सूती कपड़ा पहन रहे हैं। गीली मिट्टी के दिए के साथ मिले हैं। अब ये भी चीज़ें हैं जो गीली मिट्टी के दिए के साथ, इसी मिट्टी जो है उसको गीला करके उसके दिए जलाए जा रहे हैं। अब गीली मिट्टी में दिया कैसे जलेगा ये तो आश्चर्य, लेकिन उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी या कोई ऐसे उनके पास जादूगर रहा हो, जादू कोई तरीका ऐसा रहा हो जिसके माध्यम से वो दिया जला पाए, क्योंकि गीली मिट्टी में तो दिया जलना संभव है, कैसे जल जाएगा। जब तक मिट्टी सूखे ना, सूखने के बाद जब दिया उसमें तेल डालेंगे बाती और गीत, आप जैसे अब बताइए अब गीली रहेगी मिट्टी, उसमें आप तेल डालेंगे डेल तो वही मिट्टी ही सूख देगा तुरंत ही। लेकिन रही होगी उनके पास कोई टेक्नोलॉजी। अब आते थे एक स्थल है चन्हू दरो। चन्हू दरो जो है इस सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। इसकी चन्हू दरो जो है इसकी खोज 1934 में हुई थी और इसके खोजकर्ता का नाम है अर्नेस्ट मैके हैं। चन्हू दरे की विशेषता है वहाँ पर झूकर झांगर के अवशेष मिलते हैं। एक प्रकार चन्हू दरे औद्योगिक नगर था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उद्योग मिलते हैं, यानी कि माप तौल के बटखरे जिससे माप तौल किया जाता है उसके उद्योग मिलते हैं, क्योंकि यह माप तौल लिए जो बटखरा यूज होता है। साथ ही साथ वक्राकार ईंटें मिलता है, जो ईंटें हैं वक्र का आकार मिल रहे हैं, यानी समानांतर नहीं है जो हम सब समान ईंटें देखते हो, वक्र के आकार में है ईंटें मिल रहे हैं। शायद कंघा भी मिल रहा है, यानी लोग अपने बालों तब भी यानी कि संवारते थे, यानी 4000-5000 साल पहले भी लोग अपने बालों को संवारते थे। और महिलाएं लिपस्टिक तब भी लगाती, श्रृंगार के प्रति महिलाओं का रुझान तब भी था, वह बढ़िया से लिपस्टिक पूरती थी भाई, तभी लिपस्टिक का साथ मिल रहा है। इसलिए शायद लग रहा है पाकिस्तान की लड़की बड़ी सुंदर होती हैं, क्योंकि यह स्थल चन्हू दरो जो है पाकिस्तान में है और लिपस्टिक का साथ भी मिल रहा है। अलंकृत हाथी का, जैसे हाथी जो मिल रहा है अलंकृत है, यानी कि उसको श्रृंगार किया गया है हाथी का, अच्छे तरह से उसको कपड़े पहनाया गया है, हार पहनाया गया है, चंदन टीका लगाया गया है। मनके कारखाना का भी साक्ष्य मिल रहा है। मनके जानते हैं जिससे मोती बनती है, मोती नहीं क्या बोलते हैं, मनके जिससे गुहा जाता है, एक एक मन का गुहा जाता है, माला तैयार किया जाता है मनके से। वही मनके से जब तैयार किया जाता माला, तब उसको बर्तनों के ऊपर, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें उसको क्या नाम है डाल दिया जाता है, यानी कि शोबाजे सुंदर के लिए। यानी मनके कारखाना मिला बड़े स्तर पर। इसी के आधार पर अर्नेस्ट मैके बोलते हैं चन्हू दरो ये एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल कार्य होता था, क्योंकि भाई जहाँ पर भार माप के लिए यानी तौलने के लिए अगर बटखरा बन रहा है तो सोचिए। फिर आ जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध रही होंगी, तभी कालीबंगा है। वैसे अधिकतर तो काले रंग की चूड़ियाँ कौन पहनता होगा, लेकिन पहनते होंगे जो भी चीज़ें हो, क्योंकि आजकल तो चूड़ियाँ जो थे रेड कलर के ज़्यादा पहने जाती है, रेड और ब्लू भी चल जाता है। कालीबंगा जो है स्थल है घग्गर नदी पे है, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के पास है। घग्गर नदी उसी के पास स्थित है। इसकी खोज 1951 हुई थी, खोज किए थे अमलानंद घोष जी ने किया था। कालीबंगा से जो आपको मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी खेत वहाँ पहले जुता हुआ था। और उसके बाद कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। अब आप सोचें कांच की चूड़ियाँ ठीक है बनती है, लेकिन ये मिट्टी की चूड़ी कैसे बनती है। लेकिन अब सोचिए मिट्टी की चूड़ी मिल रही है। और सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा जानते हैं, बहुत सारे लोग सिलबट्टा जानते हैं, जिसमें चटनी उटनी पीसा जाता है। मिक्सर ज़माना अब आ गया, सिलबट्टा पहले था तो वहाँ सिलबट्टे पे चटनी उटनी पीसा, अब भी उपयोग करते हैं गाँव में सिलबट्टा का। और कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य,
ईंटों का साक्ष्य। आप जानते हैं कालीबंगा की एक विशेषता यह भी थी, कालीबंगा के लोग जो घर बनाए थे वह कच्ची मिट्टी से बनाए थे घर, कच्ची मिट्टी के ईंटों से घर बनाए थे। अब हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो मिट्टी गल जाएगी, लेकिन कैसे वो हमेशा लग रहा हो बरसात के मौसम में उनके पास ऐसी कोई विद्या रहती होगी या विधि, उसको लीप उप देते होंगे, यानी वाटर प्रूफ हो जाता होगा, जो भी हो। लेकिन और एक भी ये आश्चर्य की है कि मिट्टी की चूड़ी है यार, कैसे पहन लेंगे लोग। मिट्टी की चूड़ी है, कोई महिला पहनी है, कोई काम कर रही है, गाय खिला रही है, गाय के लिए चारा काटने जा रही है, खाना बना रही है, गलती से पानी पड़ जाए तो गलने लगेगा। पता नहीं किस मिट्टी को उपयोग किए थे भाई, इतना आश्चर्य की बात है। वहाँ सब कच्चा ही कच्चा चल रहा है। यहाँ मोहनजोदड़ो में गीली मिट्टी से दिए जला दे रहे हैं, क्या बात है। कच्ची ईंटें भी भैया, अब सोचिए वहाँ अब अभी उन सबको लग रहा है कालीबंगा को आग के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं तो आग भट्ठे में ना पका, ये ईंट भट्ठे में ना पका लेते। ईंट जब भट्ठे पक जाएगा तब उसके ऊपर कोई भी पानी उनी अगर आप डालेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। फिर लोथल आ जाते हैं। लोथल है भोगवा नदी के पास है, अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद पड़ता है कहाँ पर, गुजरात राज्य में। इसका खोज की हुई थी 1955 में, खोज किए थे यश आर राव जी ने। सबसे पहले वहाँ से मिला था बंदरगाह का साक्ष्य। अब जानते हैं लोथल लोग थे, बंदरगाह का साक्ष्य मिले, इससे प्रमाणित होता है कि लोथल के लोग जो है व्यापार करते थे उस समय, जो मेसोपोटामिक सभ्यता थी अपना, और इस्र यानी ईरान मिस्र उस से व्यापार करते रहेंगे भैया, बढ़िया से सामान वामान मंगाते हैं, क्योंकि फारस के मोहर मिल रहा है भाई। अगर कोई फारस की मोहर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है विदेशी व्यापार लोथल वाले करते हैं, क्योंकि इनके पास बंदरगाह था पानी का भाई। बंदरगाह से अगर जिस राज्य के पास बंदरगाह रहता है वह राज्य खुद ही एकदम अमीर रहता है, क्योंकि बंदरगाह पर वहीं सामान उतरेगा। अगर बंदरगाह ही नहीं रहेगा सामान कहाँ उतरेगा। और बाजरे का साक्ष्य मिल रहा है, यानी लोग बड़े स्तर पर मोटे स्तर पर मोटे अनाज बाजरे का साक्ष्य मिल रहा है। 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि का साक्ष्य मिल रहा है। 3 युगल जानते हैं, पति पत्नी का 3 जोड़ा एक साथ दफनाया जा रहा है, उसका भी मिल रहा है। अब सोचिए, लग रहा हो कि ऐसा हो रहा होगा कि अगर किसी के माता पिता मरे होंगे, उनके बेटे यानी कि माता पिता मरे होंगे, उसका जो पतो और बेटवा होगा, पतो बेटवा के बेटवा और पतो सब मर गए होंगे, सब एक साथ ही दफना दिए गए होंगे। या तो ऐसा रहा होगा कि अगर 3 समाधि अगर मिल रहा है तो कुछ विशेषता यह रही होगी कि जैसे कि लोग अगर मरते होंगे तो उसके पास जैसे कि और उस स्तर पे जैसे कि लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति मरा, कल कोई व्यक्ति मरा, परसों जैसे कि भाई राज्य है बड़ा है, लोथल बड़ा है तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे, कोई न कोई रोज़ मरता होगा, सबको इकट्ठा करके तब एक बार में दफनाते होंगे, जिससे कि समय बचत हो जाए। और धान की भूसी का साक्ष्य मिल रहा है। धान की भूसी यानी कि एकदम खूब निकाला जा रहा। तांबे का कुत्ता भी मिल रहा, तांबे का, यानी तांबे का उपयोग उस स्तर पर लोथल में हुआ करता है, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से भाई तांबे इतना अफराद हो गया, वहाँ कुत्ता उत्ता बना रहे हैं। साथ ही साथ छोटा दिशा मापक यंत्र। अब दिशा मापक यंत्र भी है, जैसे कि व्यापार के लिए लोथल से जो जहाज वहाज जाती होगी पानी की, यानी जहाज तो नहीं रहोगे, नाव वो जो भी रहा होगा उनका, तो दिशा बताता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके पास मापन यंत्र भी था, छोटा दिशा मापन यंत्र था। एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर कालीबंगा में 3 प्रकार के आपको मिल जाएंगे समाधिकरण। 3 प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पूर्ण समाधिकरण होता है, एक आंशिक होता है, एक दाह संस्कार। जानते हैं पूर्ण समाधिकरण, जानते हैं पूर्ण समाधि का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दफना देना पूर्ण। जैसे कि आप मुस्लिम में देखते होंगे, मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में
जो व्यक्ति मरता है उसको कब्रिस्तान में दफना देते हैं, उसे पूर्ण समाधिकरण बोलते हैं होते हैं। ये पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से दफना दिए। एक होता आंशिक होता है। आंशिक ये होता है कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसको टांग दिए, टांगने के बाद या तो फेंक दिए कहीं किसी स्थान पे, वहाँ पर जो चील कौवे खा लिए, खाने के बाद जो हड्डियाँ बचती है उसको दफनाया जाता है। इसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण में हड्डी उड्डी जो व्यक्ति मानव कंकाल ढांचा बचता है वहाँ तब दफनाया जाता है। और एक होता दाह संस्कार। आंशिक समाधिकरण आपको देखने को मिल जाएगा जो वो होते हैं, क्या नाम है, स्मृति ईरानी, जैसे कि क्या बोलते हैं, पारसी धर्म वाले। पारसी धर्म वाले जो होते हैं उनके यहाँ क्या है, जैसे रतन टाटा होता है पारसी हैं, स्मृति ईरानी पारसी हैं। ये सब क्या करें, इनके यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा, जब मर जाएगा तो मरने के बाद उनको किसी स्थान पे टांग दिया जाएगा, तब चील कौवे उनके आते हैं, नोच नोच के खाते हैं, जब जो हड्डियाँ बचती हैं उसको दफनाया जाता है। इसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। एक समाधिकरण होता है दाह संस्कार। हिंदुओं में होता है कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसको चिता पे जला दिए, ये होता है दाह संस्कार। ये सब आपको देखने में इसीलिए कहा जाता है चील की विलुप्ति, इस अगर चील गिद्ध अगर विलुप्ति हो रहे हैं तो पारसी धर्म वाले के लिए बहुत चिंता का विषय है कि उनके यहाँ अगर कोई मरेगा तो फिर आंशिक समाधिकरण कैसे करेंगे, तो ये भी चिंतक विषय है। फिर इतना हमने जान लिया, फिर अभी आपके 2-3 स्थल और बचे हैं, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। एक मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, ये 4 स्थल बचे हैं, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।